चलो, तो अपन कहेंगे भाई ये अपन को गिवन है कितना 24.31 गिवन है, A1 कितना गिवन है, अपन इसको मैग्नीशियम 24 मान लेते हैं। तो मैग्नीशियम 24 मतलब 24 into 79/100 ले लेते हैं, टोटल 100 हो जाएगा ना इनका सब, तो फ्रैक्शन हो गया। प्लस 25 कितना गिवन है अपन को, तो 25 into 21 माइनस x डिवाइड बाय 100 कर देता हूँ, और ये अपने पास आ जाएगा प्लस 26 वाला जो है वो मल्टीप्लाई बाय x बाय 100 हो जाएगा। तो ये अपने पास कैलकुलेट कर लेते हैं, 100 इधर लेके आते हैं, 2431 ले लेते हैं, तो 24 into 79 लिख लेते हैं, और प्लस कर लेते हैं अपन इसको 25 into 21 माइनस x ले लेंगे, और ये प्लस 26x। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 into 8 ही कर देता हूँ मैं, 8 ठीक है, बाद में 20 माइनस कर दूंगा, इसको हटा लेता हूँ, है ना, ठीक है, 16 और 3 92, और इससे 24 माइनस कर लेता हूँ क्योंकि 79 था ना, तो 10 4 6 आ गया, और मेरे पास ये 1 था, तो 1 है तो 11 2 9 हो गया, और ये 1896 हो गया। वैसे अपन डायरेक्टली देख के ही बोल सकते थे, वो मैंने वैसे ही 1896 हो गया मेरे पास, ये 2431 हो गया, प्लस 25 into 21, तो 25 into 250 हो जाएगा, और एक और 25, हाँ 525, 25x प्लस 26। तो बड़ा इजी लग रहा है मुझे, इन दोनों को ऐड करता है, मतलब इसमें 525 ऐड कर लेता हूँ, तो 1 10 12 to 1 सर 25x अच्छा 25x माइनस 25x, हाँ, तो ये कर रहा था मैं, 6 इसमें ऐड कर लेते हैं, इसको और इसको ऐड कर रहा था मैं, तो ये 6 11 1 9 और 12 1 9 और 5 4 1 राइट ना, 2 4 2 1 आया अपने पास, 2 4 2 1, 2 4 2 1, ओके, तो 2431 माइनस इधर लेके आता हूँ, तो 2421 इज इक्वल टू 25 माइनस, तो x आ गया आपके पास, तो x इज इक्वल टू 10 आ रहा मेरे पास, बोलो। यस सर भैया। वो नीचे का 200 नीचे का 200 सर 100 वहां जाएगा तो 2431 हो जाएगा, लेकिन सर 2 और 100 है। अगर सामने होता ना तो दोनों हाथों से मारता, है ना, ऑफलाइन होता ना तो उसका पढ़ने का मजा ही अलग है ना, उसमें अपन ऐसे बिल्कुल धुआंधार मारते हैं ना कि मजा आ जाता है, तभी तो रिजल्ट आता है। भाई एलसीएम लिया अपन ने यहाँ पर तीनों का, एलसीएम लेंगे तो आएगा ना ऐसे, यस है ना, दो को मल्टीप्लाई किया तो एक कहाँ गया, ऐसा थोड़ी होगा, 26x अब लेके जाएंगे ना, एलसीएम हो गया ना तीनों का, समझ में आया? ठीक है भाई, लो भाई अपना आंसर, एवरीबॉडी गॉट इट, ठीक है, अब अपन चेक करते हैं, नेक्स्ट अपन को चेक करना है सेकंड वाला सब्जेक्टिव वो हो गया। सर कल जो आपने क्वेश्चन भेजे थे वो हमारे लिए ही थे। अच्छा वो डीपीपी वाला ना, वो तुम्हारे लिए नहीं था यार, वो क्वेश्चन मतलब मुझे ना AP2 में भेजने थे, AP2 में भेजने थे, और मैंने तुम्हें भेज दिया क्योंकि मतलब वो भी अभी उनको भी हार्ड कॉपीज नहीं मिली थी ना, तो वो लोग भी बोलते रहते हैं कि सर ये भेज देना, ये भेज देना, तो वो तुम लोग हाँ सर कल मिल गया हम लोगों को। यस सर, तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं 1 DPP 1 वो से। हाँ हाँ डीपीपी अगर हो गया तो फिर मैं होमवर्क देने वाला हूँ ना आज, थोड़ा सा क्या ना पहले क्लास में थोड़ा मैं बता दूं, उसके बाद अपन चेक कर लेंगे क्या करना है अपन को, ठीक है? ओके सर। अब बताओ सर हाँ, सर 26 सर 60 तक करने का है। अब रुको अब रुको अब रुको, पहले मैं सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव में आपने मुझसे क्वेश्चन 11 पूछा, और कोई क्वेश्चन है तो बता। क्वेश्चन नंबर सर 17 एक सिक्स सर 20 22 सर। रुको 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 रुको, चैट पे लिखो अपना नंबर, अपना नंबर जो भी है वो चैट पे लिखो, 6 चैट पे अपना नंबर लिख दो जो भी आपको चाहिए। बस, तो ये ठीक है ना, चैट पे लिखना, राधा की मतलब अपन वैसे करें।
तो चलो अपन शुरू करते हैं। तो 15 दिया चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चैट पे लिख दो कि मुझे ये नंबर चाहिए, मैं वो बता दूं। मैंने ऑब्जेक्टिव की बात नहीं की है, अपन ने सब्जेक्टिव लिखा। ऑब्जेक्टिव की कोई बात नहीं करनी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 मैंने सिर्फ सब्जेक्टिव की बात की है कि बेटा सब्जेक्टिव बताओ, अपन को मिक्स नहीं करना ना, 17 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर मैं ऑब्जेक्टिव के लिए कहूंगा तब आप ऑब्जेक्टिव के लिए लिखना। चलो पहले मैं क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 करना था, तो 6 वाले को करते हैं। 6 वाले में फिर गिवन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन। चलेगा। assume the mass of neutron is equal to mass of hydrogen atom, तो mass of neutron पता है। ठीक है, तो देख भाई, अगर मुझे मास ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए तो मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए। अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए तो मुझे नंबर ऑफ कार्बन 14 चाहिए। अगर मुझे नंबर ऑफ कार्बन 14 चाहिए तो मुझे मोल्स ऑफ कार्बन 14 चाहिए। तो मुझे मोल्स ऑफ कार्बन 14 चाहिए, तो मोल्स के लिए मुझे कोई एक डाटा चाहिए। या तो आप मुझे वेट इन ग्राम दो, या तो मुझे आप नंबर ऑफ एटम दो, या फिर आप मुझे वॉल्यूम एट टेस्टिंग दे। मुझे वेट इन ग्राम गिवन था तो मेरा मोल्स आता है। वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, 7 मिलीग्राम गिवन है, तो डिवाइड बाय 1000 करूंगा तो ग्राम हो जाएगा। और एटॉमिक मास आपने देखो रखा है, तो ठीक है मैं इसको डिवाइड ही कर लेता। 1/2 मतलब 0.5, तो 5 इंटू 10⁻⁻⁴ ये मोल्स आ गए। अब अगर मोल्स को नंबर में कन्वर्ट करना है तो अपन को पता है एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय Na। अगर मुझे नंबर ऑफ एटम गिवन होते हैं तो Na से डिवाइड करके अपन मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो मोल्स गिवन है तो Na से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम क्या, मोल्स गिवन है तो 5 इंटू 10⁴ इंटू Na कर देता है। लो भाई हो, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम आ गए तो एक कार्बन एटम में कितने न्यूट्रॉन्स अपन को पता है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही न्यूट्रॉन। तो एक कार्बन एटम में 8 न्यूट्रॉन है, और आपके पास कितने कार्बन एटम है, तो कैसे बताओगे कितने न्यूट्रॉन है आपके पास। तो हम कहेंगे जितने कार्बन एटम है ना आपके पास उनको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। लो गया। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, तो अपन कहेंगे एक न्यूट्रॉन का मास मुझे पता होता है, मास ऑफ वन है ना 1.672 10⁻⁻⁻⁵ राइट। वैसे उसने बता रखा था अपन को कि हाइड्रोजन के मास के बराबर होता है, वो भी इतना। तो ठीक है मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, एक का मास इतना है, तो बताओ टोटल का मास कितना होगा, बता देंगे। 5 इंटू 10⁻⁴, मैं 8 को यहां ले आता हूं, फिर Na लिखता हूं, फिर एवोगाड्रो नंबर के, और फिर उसके बाद मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ऐसे। ये 4 था -4, ये 14 का था, राइट। तो चलो भाई आंसर कैलकुलेट कर देते हैं। 5 8 तो 40 कर देता हूँ, 10⁻⁻⁴ एवोगाड्रो नंबर लिख लेता हूँ। कैलकुलेशन के लिए मैं 6.023 को सिर्फ 6 ले लूंगा। 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 1.672 इंटू 10⁻⁻24 24 और ये ना, तो ऐसे करता है, इसको और इसको कैंसिल करते हैं, 10⁻⁻1 बचेगा। तो इन दोनों को मिला के मैं बोल सकता हूँ 10⁻⁻5 बच गया, -4 और -1। बाकी अपन कहेंगे 6 4 जा 24, तो 240 इंटू 1.672 बच गया इंटू 10⁻⁻।
अब 0 को भी हटाते हैं तो 24 इंटू 1.672 इंटू 10⁻⁻4 बचा। तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2.5 इंटू 1.5 ऐसे करते हैं। अब बाकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक कैलकुलेशन तो कर लेते हैं। 1.672 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं और बता देते हैं कि आंसर कितना आएगा। बताओ भाई, अब वो कैलकुलेशन कर लेना, मुझसे क्यों करवा रहे हो? तुम बोलो तो कर देता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, हो जाएगा। बोल भाई, कर लोगे ना? ये आपका आंसर हो जाएगा। यस सर। तो 6th वाला मैंने आपको बताया, अब 7th वाले की बात करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन -2 आयंस। देख भाई, अगर मेरे पास ऑक्सीजन -2 आयन है, तो जैसे मेरे पास मान लो सोडियम होता, ये 23 होता है उसका मास नंबर और 11 होता है उसका एटॉमिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11, तो न्यूट्रॉन इन दोनों का डिफरेंस। तो अगर मैं सोडियम प्लस लिखता तो और फिर 23 और 11 लिखता तो कहते हैं अपन उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन 10। वो क्यों? क्योंकि चार्ज से इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता। प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 12। ये अब अगर अपने पास नॉर्मल ऑक्सीजन होता तो अपन कहते हैं 16 और 8 होता है, तो अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन 8। तो यहां पर दो नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन डिफरेंस ना 8। ये अपन को। अब इसमें मोल्स गिवन है, अगर मोल्स गिवन है तो आप नंबर कैलकुलेट कर सकते हो, जरा चेक करो। यस सर। अगर किसी को डाउट है तो बताओ, है ना, कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो अपन को मोल्स गिवन है, अब देखना इसमें नंबर ऑफ मोल्स अपन को 1 गिवन है, मतलब अपन को ये वाला पार्ट 1, ये 1 गिवन है। तो नंबर ऑफ मोल्स अपन को 1 गिवन है, और उसके बाद अपन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोटॉन कैलकुलेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ दिस। तो आपको पता है अगर 1 मोल गिवन है तो नंबर कैलकुलेट करने के लिए ऑक्सीजन आयंस के कितना हो जाएगा, Na से मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, जो अपने पास 1 इंटू Na आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। तो मेरे ख्याल से सब कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो बताओ, फिर मैं बताता हूँ आपको। जिसने पूछा था वो कर सकता है। अरे उसमें चैट में लिख सकते हो, पता है तुमको, अगर मान लो यस और नो नहीं बोलना है ना, तो जिसने क्वेश्चन पूछा है वो चैट में लिख सकता है। चैट मुझे ही दिखता है, बाकी किसी दूसरे को नहीं दिखता ये चैट। नहीं समझ में आया तो भी आप उसमें लिख सकते हो, उनको समझ में नहीं आया आप चैट में लिख सकते हो। चैट किसी को नहीं दिखता, सिर्फ मुझे दिखता है। तो जो भी लिखो, वो मैंने ऐसे बना रखा है कि बच्चे जो भी लिखे वो मुझे दिखेगा, बाकी किसी को नहीं दिखेगा। राइट? कभी कभी बच्चे सोचते हैं ना कि मैं पूछूंगा, अरे यार तो सबको लगेगा मुझे नहीं आता, तो इसलिए मैंने चैट को वैसे कर दिया कि आप बिल्कुल मतलब मना भी कर सकते हो आपको नहीं आया समझ, तो बाकी सबको पता नहीं चलेगा कि तुमने किसने कहा कि उनको समझ में नहीं आया और सर ने फिर से क्यों एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आप जो भी कहोगे वो मुझे ही पता चलेगा, बाकी किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए आप बिल्कुल फ्रैंकली पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन, हमको नहीं आया समझ, बोलो। और अगर समझ में आया तो यस भी लिखोगे, हाँ आगे आप आगे बढ़ो। व्हाट आर द रेफरेंस दैट वी कैन यूज फॉर केमिस्ट्री? अच्छा, रेफरेंस बुक चाहिए अपन को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अपन को कोई बुक नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ पढ़ना है कि नहीं इसमें मुझे पढ़ना है तो आप मुझे बताओ, मैं आपको भेज दूंगा। बुक अभी जरूरत नहीं है, जो है वही तो पढ़ लेंगे। ठीक है ना बेटा, क्या होता है ना, अपन रेफरेंस बुक ले तो लेंगे फिर वो पढ़ा रहता है, एक आध चैप्टर के बाद अपने पास ना जब बल्क में सब्जेक्ट आता है ना तो ऐसे लगता है कि यार सर ही बता दें हमको सब कुछ, हमें ना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट को करना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, तो बेटर है कि अपन
रेजोनेंस का थ्योरी वाले बुक जो है आप उनको अच्छे से पढ़ते रहो बार बार, और क्लास को मिस मत करो कभी। फिजिकल में तो फिर भी ठीक है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में अगर क्लास मिस किया तो सब गया, है ना। सर नहीं, इसमें आपको ऐसे बुक होगा ना, ऐसे मिला होगा आपको ये क्वेश्चन। यस यस सर। हाँ, तो इसी से है वो क्वेश्चन, उसको निकालो जल्दी से। यस सर पता है। हाँ, वो ऐसे उसमें लिखा होगा ना ऊपर, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। हाँ सर। हाँ, तो उससे मिला होगा, उसी से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चे घर में बैठ के भी पढ़ते हैं ना। एक दो स्टूडेंट ऐसे भी हैं, मतलब तुम्हारे बैच में नहीं है लेकिन 81 वाले बच्चे, मतलब इधर लाइव क्लास भी हो जाती है, ठीक है, तो वो लोग भी ऐसे कर लेते हैं। तो अपन आगे देखेंगे, 7th वाला क्वेश्चन हो गया अपना। 8th वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब एक बात बताओ, हाउ मेनी एटम इज प्रेजेंट इन 100 AME ऑफ हीलियम। एटम पूछे ना। अच्छा एक बात बताओ, हीलियम का मास 4 ग्राम, तो 1 मोल ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4 ग्राम, तो 1 एटम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4 AME। पूरे तो अगर 4 AMU 1 एटम होता है तो 100 AMU कितना होगा? 100/4। 4/100 100/4 आ गया अपने पास, तो जिसने पूछा था उसको पता चल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपने फिर मुझसे बाकी 6 7 8 हो गया, 11 पूछा है, तो मैं 11 अभी बता दिया मैंने, जस्ट बताया था ना, उसको नहीं बता रहा हूँ, मैग्नीशियम वाला ना। फिर आपने मुझसे 15 पूछा है, तो मैं 15 बता देता हूँ। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 5 ग्राम ऑफ D2। लो अभी पूछा था, अब जिसने पूछा होगा ना, एक बार बता, मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम, ड्यूटेरियम 2 ग्राम, ट्रिशियम 3 ग्राम, 1 मोल का मास। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O इज इक्वल टू 2 into 1 plus 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम। वो 2 हाइड्रोजन थे ना, तो 2 into 1 एक हाइड्रोजन का मान। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ D2O, अब 2D है लेकिन D का मास भी 2 है, तो अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ D2O चाहिए, नंबर ऑफ D2O के लिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, मोल्स के लिए मुझे वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट गिवन है। वेट इन ग्राम आपने 5 दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट 20 है, तो 1/4 मतलब 0.25। कैलकुलेशन इजी था इसलिए कर दिया मैंने, वरना लास्ट में जाके कैलकुलेशन हो सकता है कुछ कैंसिल हो जाता है। 0.25 into Na मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, मॉलिक्यूल्स ऑफ D2O। अब मॉलिक्यूल आ गए, तो एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो D में एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, T में एक न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। इन दोनों का डिफरेंस ही न्यूट्रॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है इसलिए डिफरेंस ही नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस ही न्यूट्रॉन होता है। डी में एक न्यूट्रॉन है, सो 2 डी है तो 2 न्यूट्रॉन हो गए, ओ में 8 न्यूट्रॉन है, मतलब टोटल मिलाकर 10। क्या करूं, 0.25 into Na into 10 ले भाई, तो 2.5 Na आ गया। मल्टीप्लाई करके बता दो, अगर क्वेश्चन में आंसर पूछा है न्यूमेरिकल में तो फिर बता देंगे उसको भाई, तो Na को 6 into 10 की बार 23 मल्टीप्लाई करके आंसर बता दूंगा। किसी को डाउट है तो बोलो, ये बड़ा इजी था बेटा, ऐसे क्वेश्चन अपन ने किए हुए हैं। पता है, एक बात और ध्यान रखना, अपन डाउट्स करने के बाद मैं तुम्हें एक क्लास में बताऊंगा कि मतलब जेई मतलब है क्या, अपन क्या करने क्या जा रहे हैं, पढ़ने क्या जा रहे हैं।
है ना, वो बताओ। तो पहले अपन सब्जेक्टिव कर लेते हैं और ऑब्जेक्टिव डाउट्स कर लेते हैं, फिर अपन थोड़ा टाइम अपन बात करेंगे क्या करना है। बताओ दूसरा क्वेश्चन अपने पास है 17 वाला। 17 वाले में गिवन है अपन को 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 है, ठीक है। तो उसमें ये कह रहा है कि 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, हाउ मेनी मोल्स आर लेफ्ट। तो अपन कहते हैं अच्छा आपने मास दे रखा है, आपने मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, हाउ मेनी मोल्स आर लेफ्ट, तो सब मोल्स में कैलकुलेट करता हूं ना। मोल्स गिवन, मोल्स रिमूव्ड इज इक्वल टू मोल्स लेफ्ट। ये पूछा है आपने, मोल्स गिवन, तो आपने 200 मिलीग्राम दे रखा था, मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि मोल्स वेट इन ग्राम से डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट उसका 44 है। ये मेरे पास मोल्स हैं जो गिवन है। मैं वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट से कैलकुलेट कर सकता हूं। मैं वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट से कैलकुलेट कर सकता हूं। मोल्स रिमूव्ड, तो मैं अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके मैं मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं। मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन थे इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया 10 की पावर 21 डिवाइड बाय Na। ठीक है, इस पे लिख लेते हैं 23 into 10 की पावर 20। ये बताओ इतना मोल्स मैंने रिमूव किया, ये मोल्स लेफ्ट आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या बताओ, आपने मुझे वेट इन ग्राम से भी मोल्स कैलकुलेट करना सिखाया, आपने मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से भी मोल्स कैलकुलेट करना सिखाया, आपने मुझे वॉल्यूम से भी मोल कैलकुलेट करना सिखाया। तो उसने पूछा था मोल्स लेफ्ट, तो बाय टू राइट मतलब क्या, पहले मैं इसके मोल्स कैलकुलेट करूं, फिर मॉलिक्यूल कैलकुलेट करूं, फिर मॉलिक्यूल माइनस करूं, फिर मोल्स में कन्वर्ट करूं, बाय टू राइट। मुझे पता है वेट इन ग्राम गिवन है, मेरे पास टोटल मोल्स कितने हैं, मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है, मैं टोटल मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूं। मोल्स कैलकुलेट लेफ्ट कैलकुलेट करना है तो सबको मोल्स में ले आता हूं। वो आपने बता रखा। फिर मुझे 20th वाला भी पूछा है, चलो भाई ठीक है। अब मुझे 20th वाले में गिवन है, मुझे नहीं लगता मुझे इसको बताना चाहिए, अगर आप कहोगे तो मैं बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेशन ही बचा हुआ है। If 3 moles of magnesium sulfate 7H2O, that is called Epsom salt, ठीक है ना, that is called Epsom salt। अब वो कह रहे हैं अपन से if 3 moles of, क्वेश्चन नंबर 20 बता रहा हूं, if 3 moles of magnesium sulfate, ठीक है भाई देख मेरे पास MgSO4 है डॉट 7H2O है, 9th और 10th में अपन को बताया जाता है ये Epsom salt होता है। If all the oxygen atoms are taken out, निकाल दो, मुझे क्या पता है। We have 4 plus 7 11 oxygen atoms, ये 3 moles थे, 1 mole has 11 O atom, तो 3 moles have 33 O atom, है ना। पूछता क्या है ये देखते हैं। If all the atoms are converted into ozone, ओजोन होता क्या है, क्या होता है ओजोन, O3। O3 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 अगर मैं इन सभी एटम से O3 बना लेता हूं तो बताओ कितने O3 मॉलिक्यूल बना सकता हूं मैं। 11 Na 11 बना सकता हूं। नंबर ऑफ O3 वी कैन मेक 11। लो भैया, ये पूछा था उसने कि कितने बना सकते हैं, दैट इज। अभी किसी ने 19 भी लिखा हुआ है, सर 19 भी बता दो, चले। If from 10 moles of ammonia and 5 moles of H2O, so देख भाई मेरे पास 10 moles NH3 और 5 moles H2O, ये है। If all the hydrogen atoms are removed, ठीक है, एक मोल में 3 है तो 30 मोल होगा, एक मोल में 2 है तो 10 मोल हो गया मेरे पास, मतलब टोटल 40 मोल H हो गए।
removed in order to form H2 gas. Find the number of H2 molecule. ले भाई, आपके पास total 40 moles of H atom है. बताओ H2 कितने मोल्स बना सकते हो? 40 मोल अपॉन 2. लो भाई 20 40 by 2 बोल रहा है ये. 20. लो यस, समझ में आया ना क्या करना था अपन को? वेरी इजी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता. अच्छा ठीक है, अब दूसरा देखते हैं. पता मतलब आपको ये नहीं जानना है और ना ही मेरा एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई देखो अभी इनिशियली मतलब 1 और 2 मंथ कि मैंने कहा और आपको समझ में आ गया. अभी अपन को थोड़ा टाइम लगेगा कि वो एक रिदम लग जाए कि भाई आप क्या बोल रहे हो, हमें क्या समझना है और कैसे सॉल्व करना है, आप अटेम्प्ट कैसे करते हो. अच्छा ऐसे 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 करना होता है, क्योंकि हमको तो 10th क्लास तक किसी ने सिखाई नहीं ना कि मतलब कुछ सोचना भी है, राइट ना. हमें तो किसी ने बताया नहीं कि भाई हमें प्रोटीन भी खाना है, हमको क्या खाना है. और कोरोना आया तो समझ में आ रहा है कि भाई प्रोटीन बहुत ज्यादा खाना है ना, क्योंकि प्रोटीन वो सिर्फ प्रोटीन को ही खा जाता है बस, तो बॉडी में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है. तो अब अपन को समझ में आ रहा है ना कि भाई सुबह शाम 1 घंटा तो खाने खाना है, और जो नहीं खा सकता वो ठीक है, फिर वो कुछ और खाए, है ना, मतलब दाल वाल खाए वैसे. तो प्रोटीन्स वो जरूरी होती है. तो अपन को किसी ने बताया नहीं, तो अपन को कोई बताता नहीं था कि कई ऐसे सॉल्व करने हैं. अगर वो चीज बताते तो अपन को इजी होता सर. 22 देखते हैं. फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R. उसमें क्या एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, कर लिया, हो गया. ये एक्सप्रेशन है P is equal to NRT से बताया तो है आपने. क्या एक्सप्रेशन फॉर R, हाँ लो हो गया. Find the expression of universal gas constant R in SI system. Generally क्या ना, SI system is MKS system, Standard International Standard Unit. ये MKS पहले क्या ना फ्रांस ने बनाया था, SI स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए थे उसमें कि स्टैंडर्ड यूनिट्स ये है. बाद में जिनेवा में क्या किया उन्होंने, कहा कि नहीं भाई सिर्फ स्टैंडर्ड नहीं, उसमें MKS CGS स्टेक उन्होंने बनाया. तो जितने MKS जितने भी SI सिस्टम होते हैं वो MKS सिस्टम ही होते हैं. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ गिवन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है भाई, प्रेशर किलो पास्कल. ठीक है, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ दिस. तो अपन कहेंगे देख भाई, अब प्रेशर के लिए MKS यूनिट जो होता है ना वो पास्कल होता है. किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे. वॉल्यूम मीटर क्यूब होता है. अब इसको हटा देता हूं. MKS मतलब SI मतलब MKS, और MKS मतलब ये होता है मीटर किलोग्राम और सेकेंड्स. तो ये पास्कल लेना पड़ेगा अपन को, वॉल्यूम मीटर क्यूब में लेना पड़ेगा. तो P अपन को लेना पड़ेगा पास्कल में, वॉल्यूम अपन को मीटर क्यूब में लेना पड़ेगा. टेम्परेचर अपन को केल्विन में लेना पड़ेगा, और मास ऑफ ऑक्सीजन अपन को केजी में लेना पड़ेगा. वो कैंसिल हो जाएगा. वेट, क्योंकि मोल्स का कोई यूनिट नहीं होता ना, वेट इन ग्राम अपन मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन ले लेता है, तो इसको केजी में लेना पड़ेगा वैसे अपन को. तो वेट इन केजी, तो मॉलिक्यूलर मास इन केजी होगी. तो अपन इसको ग्राम में लेते थे, इसलिए इसको ग्राम में लेते थे, इसलिए हर बार इसको ग्राम में लेते थे, वैसे भी कैंसिल होता है. तो आर का एक्सप्रेशन लिख देंगे. लो वही लिख दिया. प्रेशर को पास्कल में लिखना है तो अपन को किलो पास्कल में गिवन है. किलो पास्कल मतलब 10⁻³ पास्कल. वॉल्यूम अपन को लीटर्स में गिवन है, मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. ये बता रखा है. तो अपन को वॉल्यूम लीटर में गिवन था ना, ml में गिवन है. ओ माय गॉड, अभी तो फिर अपन को इसको 10⁻⁶ करना पड़ेगा मीटर क्यूब. तो टेम्परेचर केल्विन में लेना है. तो अब आ गया अपने पास, ये पास्कल लिखना है तो प्रेशर को पास्कल में लिख देता हूँ 10⁻³ पास्कल. वॉल्यूम 10⁻⁶ मीटर क्यूब. नंबर ऑफ मोल्स का कोई यूनिट होता नहीं है, इसलिए 1 ले लेता हूँ. और टेम्परेचर इट विल बी 273. लो भाई ये एक्सप्रेशन बना. तो ये एक्सप्रेशन बन गया. अगर कैलकुलेशन करके करना है तो बन कर. नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लेंगे. वेट इन ग्राम अपन को गिवन होगा तो W ग्राम में, तो ये 1 हो जाएगा. तो हो गया.
MK student कैलकुलेशन करेंगे तो सर टेम्परेचर T प्लस 273 होगा ना? ये डिग्री हाँ, सेंटीग्रेड गिवन है ना, प्लस टी ले लेते हैं। हाँ मैंने उसको वैसे अज्यूम कर लिया था, ये लो कर दिया T प्लस 273 तो अपन ले लो और 273 से ऐड करेंगे तो ये आपका आंसर आ गया। तो अपन को पता चल गया कैसे करना था आगे। उसके बाद आपने 25 पूछा है तो 25 आपको थ्योरी में मिल जाएगा, मतलब ये सब अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब वो थ्योरी में मतलब माइक्रो वगैरह किसको बोलते हैं, वो सब माइक्रो नैनोमीटर्स को माइक्रो में लिखना है, तो 1 नैनोमीटर्स वगैरह ये सब ना इसमें थ्योरी में गिवन है। तो ये ना इसमें तो गीगाबाइट मेगाबाइट ये सब आपको याद करना है, ये तो रटने वाला पार्ट। तो आप उसे ऐसे थ्योरी में गिवन होगा, टेबल गिवन होगा, उस टेबल को पढ़ के और फिर आप फिल करना। पहले टेबल को याद करना फिर सॉल्व करना है 25, क्योंकि अभी मैं बता दूंगा तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने ये टेबल आपको बताया भी नहीं, क्योंकि ये रटना ही होता है। फिजिक्स में भी काम आता है, केमिस्ट्री में भी काम आता है, बट केमिस्ट्री में कुछ ज्यादा ही गिवन है, इतना काम इतना नहीं लेना होता है। तो आप उसे याद करना पहले और इसको सॉल्व करना। यस तो उसकी अपन को अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसकी जरूरत नहीं लेते हैं अपन। अब ये आपका सब्जेक्टिव वाला पार्ट था। अब आप ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट को पूछ लो। मैंने ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में क्या क्या पूछना है अब आप बोल सकते हो भाई अपने ऑब्जेक्टिव वाले। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछना है, किसी का डाउट है ऑब्जेक्टिव में? सर 21 चैट में लिख दे बस। 37 ठीक है, 37 है, 60 है, 40 है, 53 है, 59 है, 60 में लिख चुका हूं, 26 है लिखा। 9 वाला तो कर चुके ना अपन, क्यों 9 वाला तो कर चुके ना अपन, यस सर अपन काफी कुछ तो डिस्कस कर चुके हैं ना। सर मैं उस टाइम नहीं था। वो तो मतलब हमारी गलती है, पर कोई बात नहीं, हम लोग फिर भी बताएंगे। क्वेश्चन सर नंबर 39 16 17 24 30। अरे ऐसा नहीं करना, सारे ही बता दो आप, है ना। चलो कोई बात नहीं, सर मतलब 39 चलेगा, नहीं लिखा मैंने 39 लिख देता हूँ, ये 39 ठीक है। अब अपन शुरू कर लेते हैं। अब अपन क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं पहले, है ना। अब 30 है, 34 भी है, मतलब ऐसा देखो लास्ट में उसने कहा अब जो बचे हुए हैं बाकी मैं पूछ लेता हूँ। 60 41 और 43 एंड 46, 43 एंड 46। ओह गॉड, तो तुम लोग मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हो यार, मुझे ऐसा लग रहा मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। चलो ठीक है, और कोई? चलो देखते हैं, शुरू। क्वेश्चन नंबर 9 भी बताते हैं, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दिस। हाँ तो ठीक है ना बेटा, ये तो वेट इन ग्राम गिवन है। नंबर ऑफ एटम के लिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, केमिस्ट्री में मोल्स के बगैर कोई कैलकुलेशन नहीं, और मोल्स के लिए मुझे वेट इन ग्राम गिवन है, डिवाइड बाय एटॉमिक वेट कर लेता हूँ। वेट इन ग्राम गिवन है मुझे 8.5 डिवाइड बाय एटॉमिक मास है 56, 55.85, बड़ा अच्छा हो गया, 10 मोल्स हो गए। अगर ये 10 आ गया तो मल्टीप्लाई करता हूँ Na से नंबर ऑफ एटम, तो ये तो हो गया, इसको 6 ले लेता हूँ, तो 6 इंटू 10 के पावर 24 आ गया। तो अच्छा, इसमें अपन से पूछा था द नंबर ऑफ एटम इन दिस इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 60 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, तो वो तो अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए ऑप्शन में है 60 ग्राम कार्बन मतलब वेट इन ग्राम डिवाइड बाय 12 उसका एटॉमिक मास मल्टीप्लाई करूंगा 6, इसको Na कर देता हूं, है 10 Na। तो इसमें अपन को आएगा मल्टीप्लाई बाय Na इसके कार्बन एटम्स आ जाएंगे,
तो ये तो 5 NA आ रहा है, नो फुल स्टॉप। 6.023 10 की पावर 23, नो इट इज 6.023 into 10 की पावर 24 आ रहा है जो अपन ने कैलकुलेट किया, तो बी भी नहीं है। सी की बात करते हैं। सी इज half of atom in 8 grams, so 8/4 into Na, है ना, half in 8 ग्राम of this, तो इसकी अपने पास आएगा twice of Na, जबकि ये 10 times of Na आ रहा है, तो 5 Na आता तो अपना काम हो जाता। नो 558 into 10 ग्राम्स, किसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये नंबर ऑफ एटम है, तो इसमें तो अपना आंसर वही आ गया। अब भाई सोते सोते भी एक और बता रहे हैं, सोते सोते अपन को एक और चीज बता रहे हैं कि मतलब अपन को क्या बताना है भाई इसमें। हाँ बताओ, ये भी सोते सोते अभी बता रहे हैं, ये तो था नहीं। 42 भी पूछ रहा है। तो अपने पास क्या था लास्ट वाला 558.5 ग्राम ऑफ एवोगाड्रो नंबर, ये कौन सा वैल्यू है यार, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 558 को एवोगाड्रो नंबर, नो ये भी नहीं, तो फिर आंसर कौन सा था, फिर से पढ़ लेता हूँ। अच्छा इसका ट्वाइस बोल रहा था ए वाले ऑप्शन, ये तो अपन को आया कह रहा था ट्वाइस ऑफ एटम प्रेजेंट इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन, करेक्ट, इसका ट्वाइस लेंगे तो 10 Na आएगा। ओके ये लो आंसर, तो कैलकुलेट करके हम बता देंगे। डी वाला तो वैसे ही गलत था क्योंकि 10 into Na होना चाहिए, जबकि डी में क्या गिवन था 558.5 Na, ये तो गलत ही है, इतना थोड़ी मुझे 10 Na चाहिए, तो वो गलत था। अब अपन क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। कैलकुलेट वेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूल है, कैलकुलेट द वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल 21। तो वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल मतलब वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ C60H20 चलेगा। तो C60H20 का मास कितना होगा वन मॉलिक्यूल का, तो अपन कहेंगे 60, तो कार्बन 720 होगा, एक कार्बन का मास 12 ग्राम होता है, तो 60 का मास कितना होगा, तो मैं ऐसे लिख दिया 60 into 12 plus 22 into 1, ये टोटल, तो ये 720 plus 20, तो मेरे पास 742 आ गया। तो उसको AMU में लिख देते हैं तो एक मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा, ग्राम में लिखूंगा तो 1 मोल का मास होगा, और AMU में लिखूंगा तो 1 मॉलिक्यूल का मास होगा। अगर इसको मैं ग्राम में लिखूंगा तो 1 मोल का मास होगा, और AMU लिखूंगा तो 1 मॉलिक्यूल का मास, तो इतना होना चाहिए। सारे ऑप्शन ग्राम में जब है ना, तो AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ। 742 1 AMU कितना होता है, तो 742 AMU कितना होगा, 1 AMU होता है 1.66 into 10 की पावर -24 का, ये होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और अपना आंसर बता देते हैं, तो अपना आंसर राइट। इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन पॉइंट कर लेंगे, इधर पॉइंट लगा लेंगे, तो इधर 100 कम कर लेंगे, तो 7.42 into 1.66 into 10 की पावर -22, क्योंकि मैंने 2 जीरो नीचे लेके आया और वो 2 जीरो से इधर डेसिमल आया, तो मेरे पास ये आया। अब इसको 7.5 into 1.5 ऐसे कर लेते हैं, तो 812 के आसपास ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। तो आंसर क्या अभी दे रखा है 22, एक ही ऑप्शन है 21, हाँ तो 12 के आसपास, 12 आंसर क्लोज तो नहीं है, नहीं 10 के आसपास है और 12 के आसपास है, देखना आंसर क्या है उसका। क्वेश्चन नंबर 21 ना आंसर, क्योंकि बी अपन ने बताया कि 12 के आसपास आना चाहिए ना, इसको मैंने 7.5 कर लिया, इसको 1.5 कर लिया, और 7.5 into 1.5, तो 7.5 और उसका हाफ उसमें ऐड किया, तो वो 12 के आसपास आ रहा था, तो मेरा आंसर 12 into 10 की पावर -22 आ गया, तो मैंने इसको 1.2 into 10 की पावर -20, तो 12 के आसपास अपना आंसर गिवन है बी, वो बने। मतलब मैनुअल कैलकुलेशन की बात कर रहा था मैं, सब ये कैलकुलेशन कैसे करूंगा, तो पूरा है पता।
मेरा दूसरा क्वेश्चन है दैट इज मैंने आपको 9 और 21 बताया, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी 16 17 वाले भी हैं। अरे यार इसमें काफी कुछ तो अपन कैलकुलेट कर चुके थे। 16 और 17 में अपन को गिवन है इन अ केमिकल स्केल द रिलेटिव मास ऑफ आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ एक्स एटम इज अप्रॉक्सीमेटली गिवन। अभी बताया तो था 16 वाले में मेरे पास x20 गिवन है, x21 गिवन है और x22 गिवन है, और ये तीन गिवन है। इसमें ये बोल रहा है कि x20 99% है, बाकी दोनों मिला के 1% है। चलेगा? तो क्या करें? तो अपन कहेंगे देख भाई ये इसका मास 99% लेना है और बाकी दोनों को मिला के मास 1% रखना है। तो आंसर तो मेरा 20 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि 100% होता तो आंसर एग्जैक्टली 20 बता देगा। अब उसमें थोड़ा सा हैवी मास वाले ऐड करूंगा तो 20 से थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि 1% ही तो है। अब कोई डाटा तो गिवन नहीं कि मैं ऐसे कैलकुलेट कर लूं। एम एवरेज इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3। तो अपन कहेंगे भाई इसमें अपन क्या करेंगे, ऑप्शन ही देख लेते हैं। तो 20 पॉसिबल नहीं है आंसर, क्योंकि थोड़ा सा ये मिक्स किया तो थोड़ा हैवी होगा। 21 22 पॉसिबल नहीं है, जो भी ऑप्शन मेरा 20 के वेरी क्लोज होगा वही मेरा आंसर है। ऑप्शन इज ए, तो मैं ए टिक कर दूंगा विदाउट एनी कैलकुलेशन। दैट इज हाउ वी कैन। उसके नेक्स्ट वाले में अपन को फिर यही ऑप्शन गिवन है कि अपने पास इंडियम है, उसका एवरेज एटॉमिक वेट गिवन है, ये गिवन है। अब 17 वाले की बात करता हूं। इंडियम में मुझे ये गिवन है एवरेज एटॉमिक वेट 148, ये दे रखा है। has two naturally occurring isotopes, इसमें दो naturally occurring isotope होते हैं। 17 में है इंडियम के दो naturally occurring isotope होते हैं। The predominant one मतलब जो ज्यादा वाला has isotopic mass, इसको अपन and abundance is 90%, 95%, तो ये अपने पास 95/100 गिवन है और इसका abundance 115 है। तो ऑब्वियसली बात है ये 5/100 होगा, क्योंकि दोनों मिला के 100 होने चाहिए। ये उसने पूछा होगा, बता देंगे। तो ये अपन को गिवन है, a1 गिवन है, x1 गिवन है, a2 पूछा है, x2 गिवन है, हो गया कुछ 20 वाला। Yes. 24th वाले में मुझे गिवन है, मैं 24th वाले की बात कर रहा हूँ। 24th वाले में हमें गिवन है अ सैंपल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है भाई, देख भाई अमोनियम फॉस्फेट है मेरे पास। अमोनियम फॉस्फेट कंटेन्स 3.18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, कंटेन 3.18 मोल्स ऑफ H atom। ठीक है। The number of moles of oxygen atom present in the sample is, ठीक है भाई। वो कह रहा है कि अगर मेरे पास इसका सैंपल गिवन है और उस सैंपल में 3.18 मोल्स हाइड्रोजन एटम, तो बताओ ऑक्सीजन के कितने मोल्स है? तो अपन कहेंगे एक बार बताओ, इसमें तो मुझे 3 4 12 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो अपन कहेंगे देख भाई 12 moles of H is present in 1 mole of ammonium phosphate। ठीक है, तो फिर 3.18 moles of hydrogen atom is present in 1/12 into 3.18 of ammonium। अब हमें इसके मोल्स पता चाहिए कितने हैं, जिस मोल्स में हाइड्रोजन एटम 3.18। तो अगर इसका 1 मोल होता तो 12 मोल हाइड्रोजन एटम होने चाहिए, लेकिन अपन को गिवन है 3.18। तो देखो भाई 12 मोल्स हाइड्रोजन होते हैं 1 मोल में, तो इतना मोल्स कितने मोल्स में रहे होंगे, तो सैंपल पता चल गया अपन को कितना। अब क्या, तो अपन कहेंगे अब कोई बात नहीं, अब आप ऐसे करो कि भाई अपन को इसके मोल्स तो पता चल गए, तो 1 मोल में 4 मोल हाइड्रोजन एटम होते हैं।
तो इतना मोल्स में कितने मोल्स? एक मोल में 4 मोल ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो इतना मोल्स जो सैंपल का है उसमें कितने मोल्स ऑक्सीजन होंगे? कर देते हैं 1 मोल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट, है ना, कंटेन 4 मोल्स ऑफ OH। तो बताओ अपने पास ये मोल्स थे 3.18 डिवाइड बाय 12 मोल्स ऑफ दिस कंटेन 4 by 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3.18 डिवाइड बाय, लो भाई वो किसी को डाउट है तो बोलो। सर इसमें डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना, लाइक हाइड्रोजन एटम्स आर 3 टाइम्स द एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, डिवाइड बाय 3 डायरेक्ट कर देते 3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर सीधी सीधी बात है, ये 12 है, ये 4 है, मतलब 12:4 का रेशियो है। तो 12:4 का मतलब हो गया कि भाई दोनों को 4 से डिवाइड करता है, तो 3:1 का रेशियो है। तो जितना हाइड्रोजन होगा उसका 1/3 अपन ने भी तो यही किया, ऑक्सीजन। मैंने भी तो यही किया, लेकिन मैंने थोड़ा यस केमिस्ट्री यूज करके, वरना तुमने सीधा रेशियो प्रोपोर्शन से कर दिया। मैं भी तो यही चाहता हूँ भाई, अपन ने जो शुरू में मैथ्स में पढ़ते ना, अपन को कोई बताता नहीं है 6th-7th में कि भैया रेशियो प्रोपोर्शन और यूनिटरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। तो वो चीज अपन को कोई बताता नहीं ना, इसलिए अपन मतलब उसको बस अपन को लगता है एग्जाम देने के लिए पढ़ा रहे, ये अपन को वरना मैं तो यही करता, रेशियो प्रोपोर्शन यूज करते हैं, खत्म करो सारा रेशियो प्रोपोर्शन होता है मैथ कैलकुलेशन। तो 24 हो गया आपका। अब 20s में कोई नहीं, अब 30s की बात करते हैं। तो 30 से ही शुरू हो रहा है। 30 में तुम लोगों ने सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे, क्या बात है। 30 से आके देखता हूँ क्या गिवन है, तुम लोग इतने सारे क्वेश्चन क्यों पूछे। चलो देखते हैं। तो 30 से ही शुरू करता है। द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट मतलब R in calories per degree temperature per mole is approximately 2 calories। बताया तो था R का वैल्यू 0.01, एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर कैलोरी, R का वैल्यू 8.314 जूल्स पर मोल पर कैलोरी, या फिर 2 कैलोरीज पर मोल पर कैलोरी। तीनों वैल्यूज बताया, बस सर यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन्स में है ना? ये लिखा ना, और अपन ने लिखा था सर डिग्रीज में नहीं है ना? इम्पॉसिबल है ना, डिग्री कहाँ था और टेम्परेचर की वैल्यू कहाँ लिखी उसमें। अपन को तो पर मोल पर केल्विन लिखा ना, उसने पर डिग्री टेम्परेचर लिखा ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे ही करेंगे। अच्छा, पर डिग्री को आप अगर 1 डिग्री टेम्परेचर केल्विन में लिखो या 1 डिग्री आप डिग्री में लिखो, क्या फर्क पड़ेगा सेंटीग्रेड में? 1 है ना। फिर आप R = PV/NT लिखोगे, तो P और V का वैल्यू, तो प्रेशर तो आप 1 लेते हो एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम लेते हो मतलब 22.4 लीटर। अब यहां पर लेते हो आप क्या, N is 1 मोल, अब इसको भी आप 273 लेते हो क्या, ऐसे। तो पर डिग्री केल्विन लिखो या पर डिग्री सेंटीग्रेड लिखो, तो फिर को पर डिग्री केल्विन, पर डिग्री उसने केल्विन भी नहीं लिखा, पर डिग्री उसने सेंटीग्रेड भी नहीं लिखा, उसने टेम्परेचर लिखा। तो ये कैसे बोल सकते हो आप कि वो टेम्परेचर पर डिग्री टेम्परेचर लिखा या पर डिग्री केल्विन लिखा। उसने कहीं टेम्परेचर ना, उसने डिग्री और केल्विन कहीं वर्ड यूज नहीं किया, तो पर डिग्री वो कुछ ओके नहीं। सर। फिर थर्ड का वैल्यू करो बताना, तो मैंने आपको वहां लिखा भी था, दिस इज एनकेस बताया था ना क्लास में। यस सर। और यूनिट्स का तो भाई छोटे क्लासेस में अपन को यही तो बताते हैं, कहानियां यही तो सुनाते हैं
पहले किसने यूनिट बनाए थे, एसआई यूनिट फ्रांस में बने थे, उसके बाद उन्होंने एमकेएस यूनिट में कन्वर्ट कर दिया सारे एसआई यूनिट। एमकेएस यूनिट ये होता है आपका, ये बताया था मैंने, तो वही एसआई यूनिट है। ये मैं कई बार क्लास में पूछ चुका। अब 30 नहीं, लेकिन 31 पूछा ही नहीं था किसी ने, मैंने क्यों बताया? अरे यार, तो कुछ नहीं पूछा था, वही मैं सोचा इसने पूछा नहीं और मैं क्यों पूछ रहा हूँ। तो अब अपन से 32 भी पूछा है, 32 देखेंगे अपन तो कहेंगे ठीक है भाई। 32 में बताओ, प्रेशर ऑफ सोडियम वेपर्स एंड वॉल्यूम इक्वल टू 1 लीटर, प्रेशर इज इक्वल टू 9.5 टन और टेम्परेचर इज इक्वल टू 927 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन द कंटेनर, तो उसमें क्या नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, किसी का नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर करूंगा, उसके एटम। प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, n कैलकुलेट करना है, r 1/12 है और टेम्परेचर इसमें 273 ऐड कर 1200 आ हो गया मेरा। ये 100 आया, नंबर ऑफ मोल्स आ गया 950 डिवाइडेड बाय 70, सो n इज इक्वल टू आ गया अपने पास, दैट इज 95। इधर कैलकुलेट करना है, नहीं 9.5 है अपने पास, तो इधर आ गया नंबर ऑफ मोल चाहिए ना अपन को, डिवाइड बाय 760 और मल्टीप्लाई कर लो भाई। तो मेरे पास आया ये 95 डिवाइडेड बाय 76 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर, ये नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ एटम कितने आ गए, 95 डिवाइडेड बाय 76 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय Na। लो भाई आंसर कैसे गिवन है तेरे को आंसर, तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर देता हूँ। मल्टीप्लाई करके पूछा, करेंगे मल्टीप्लाई इसको 75, तो 19/15 के आसपास आ रहा है, इंटू 6 भी है। क्यों करना है, अभी 6 भी तो है अपने पास, तो अभी से क्यों लेना है। 95 डिवाइड बाय 76 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 10 की पावर 20, 6 6 2 से कैंसिल करना पड़ेगा, तो 38 और 3, तो 95 इंटू 3 कर लेते हैं, तो 315 385 नहीं 280, 285 डिवाइड बाय 38 मल्टीप्लाई बाय कर लेता हूँ ऐसे, इधर 10 की पावर 20 नहीं 10 की पावर ये 24 है ना 90, इसको कैंसिल कर देता हूँ, 7.5। तो 7.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 19 आ रहा है। लो भाई आंसर आ गया। अब कैलकुलेशन तुम लोग कर लोगे, वरना मैं इसको 40 बना के इसको 290 बनाने वाला था, फिर कर लिया। कैलकुलेशन करने के वो धीरे धीरे तरीके सीख जाओगे, रिसर्च करते क्या। फिर अपन को क्या करना है, 33 नहीं पूछा, 34 पूछा है। 34 में मतलब सर इसमें मोलर वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम ही होता है ना सर, क्वेश्चन में 34th क्वेश्चन। 34 में मोलर वॉल्यूम मतलब n का वैल्यू 1 हो वॉल्यूम गया। अपॉन n। हाँ n का वैल्यू 1 हो गया, तो 1 मोल का वॉल्यूम। ओके और अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर गिवन है और टेम्परेचर 273, तो मैं वॉल्यूम डायरेक्टली लिख दूंगा क्योंकि ये एसटीपी। मोलर वॉल्यूम का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज 1 इन दैट वॉल्यूम। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई 33 नहीं बताना था, 34 था। अकॉर्डिंग टू द गैस फ्लो द मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, उसमें क्या पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखता हूं, n का वैल्यू 1 लिखोगे तो मोलर वॉल्यूम को स्मॉल m लिख देते हैं कि भाई मोलर वॉल्यूम 1 मोल का वॉल्यूम, आरटी अपॉन पी कर दूंगा, हो गया आंसर मेरा। ये भी कोई क्वेश्चन है, ये बताओ मोलर वॉल्यूम मतलब 1 मोल का वॉल्यूम, चलेगा। अब 35 की बात की है, अब इसको हटाते हैं ताकि कुछ हो।
35 में आपको गिवन है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड सेकेंड गैस वेग्स, तो वॉल्यूम इक्वल है दोनों का, तो इक्वल वॉल्यूम है, वॉल्यूम ठीक है। weight this much gram respectively under the same experimental condition, which of the following is unknown gas, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम मतलब इक्वल मोल्स, वो क्यों? क्योंकि वॉल्यूम लीटर डिवाइड बाय 22.4 करूंगा ना, इज इक्वल टू नंबर, ये नंबर ऑफ मोल्स होता है, और नंबर ऑफ मोल्स को मैं वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, मतलब अगर दोनों गैस के वॉल्यूम इक्वल, ये एक गैस हो गया अपने पास, कौन सा गैस है ये? एक गैस ऑक्सीजन गैस है, दूसरा गैस एक्स ले लेते हैं, तो इसका वॉल्यूम लीटर डिवाइड बाय 22.4, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन सेम बोल रहा है वो, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इसको। तो देखना अगर इसके वॉल्यूम अपॉन 22.4 और इसका वॉल्यूम अपॉन 22.4 इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए, और अपन को दे रखा है दोनों का इक्वल वॉल्यूम, तो दोनों के मोल्स इक्वल करते हैं। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये वेट ऑफ O2 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 वेट ऑफ X डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, दोनों का वेट गिवन है, ऑप्शन 1 गिवन है डिवाइड बाय 32 हो गया, इसका वेट गिवन है मुझे 19/8 इसका वेट है, मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास आपने कैलकुलेट करने का, तो चलो अपन इसका समझ, तो mx will be equal to 19 into 4, तो ठीक है 76 आ। चलो देखते हैं किस गैस का मास 76 है इन सब में से। NO नहीं होगा, SO2 नहीं होगा, CS2 CO नहीं होगा, CS2 क्या होता है? इक्वल वॉल्यूम लिखो, 36 भी पूछा। अब 36 में आपने मुझसे कहा है, 36 में हाई एल्टीट्यूड बैलून, मतलब ये एक बैलून है, देख लिया ये है 6 ग्राम ऑफ हीलियम है इसमें, अच्छा इसमें हीलियम इज इक्वल टू 6 ग्राम, और कह रहा है कि इसका वॉल्यूम मुझे गिवन है, ठीक है, वो बड़ा सा बैलून जो होता है उसका 10,000 लीटर वॉल्यूम गिवन है, अच्छी बात है, और टेम्परेचर अपन को गिवन है 240 केल्विन, चलेगा। Assuming ideal behavior of the gas, तो helium को ideal behavior assume करो, how many gram of helium would have to be added to increase the pressure of this, ठीक है। वो कह रहा है कि पहले अपन को इसमें ये गिवन था, अपन को 6 ग्राम हीलियम है बैलून में, और उसका एक प्रेशर रहा होगा, अब वो अपन से कह रहा है कि बताओ कितने ग्राम हीलियम और ऐड करते हैं कि प्रेशर इतना हो जाए, कितना हो जाए 4 × 10⁻⁻3। इसका मतलब है अगर आप x ऐड करके इतना प्रेशर बना रहे हो तो पहले नहीं रहा होगा, पहले इससे कम प्रेशर रहा होगा, मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत है। मुझे एक बात पता है कि जो मेट्रोलॉजिकल बैलून होता है ना, वो कपड़े का बना होता है, कौन सी मूवी थी, लिंगा, लिंगा मूवी, और रजनीकांत जैसे नहीं वो एक बैलून पे जाकर जंप करता है, दैट इज कॉल्ड हाई एल्टीट्यूड बैलून, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, बाहर का टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो जब ये दोनों कांस्टेंट हैं तो इसको ऐड करोगे, अगर बैलून में ज्यादा गैस ऐड करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा ना बैलून का, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई ये प्रेशर करना है, ये वॉल्यूम फिक्स है, नंबर ऑफ मोल्स अपन देख लेते हैं और RT कर लेते हैं, अपन ने कहा ये ग्राम और ऐड कर दो, 6 ग्राम पहले से था तो एक प्रेशर था, x और ऐड करूंगा तो इतना प्रेशर हो जाएगा, मतलब टोटल मास जो आप ऐड करोगे बैलून के अंदर वो 6 + x होगा ना, ठीक है। प्रेशर कितना बनाना है 4 × 10⁻⁻, वॉल्यूम कितना है 10⁻⁻, कितना मोल्स होगा, तो अपन कहेंगे टोटल वेट इन ग्राम, 6 + x हो गया ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4। इनको पता है आप Pv = nRT लिखते हो ना, उसमें n को आप W/m भी लिख सकते हैं, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर, R अपन को पता है 1/12 और E अपन को पता है 240, हो गया, बोले तो कैलकुलेट करता हूँ, डोंट टेक, मतलब मुझे कैलकुलेट 2 ग्राम सर। हो जाएगा ना,
Yes. 37 नहीं, मेरे ख्याल से 30 वाले अपने सारे, अब 40, 41, 42, 43, ऐसा कैसे क्या सॉरी सर 41 गलती से मैंने लिख दिया था, चलेगा? उसमें डाउट नहीं है। चलेगा, कोई बात नहीं, मतलब मैं तो वैसे मजाक कर रहा था, पूरा दिन तो क्लास लेते रहते हैं, और क्लास अगर ऑफलाइन होता ना तो हम हंस के परेशान होते, पढ़ते भी और इतनी मस्ती भी करते हैं, लेकिन अभी तो पढ़ ही सकते हैं, मस्ती का कोई रोल ही नहीं है। हाँ जी भाई, 40 वाला क्वेश्चन, 41 वाला नहीं बताइए क्यों गलती हो गया, अगर किसी का डाउट होगा तो वो लिख देगा, नहीं नहीं मेरा डाउट है। 40 वाले में अपन को गिवन है द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस टू द वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। अच्छा ठीक है, एक वेट ऑफ गैस है डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये बोल रहे हो। The ratio of the weight of 1 liter of the gas divided by the weight of oxygen gas, both measured at STP, अच्छा, is 2.2, ठीक है। Molecular weight of the gas बताओ, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, ये कह रहा है कि the ratio of the weight of 1 liter of weight निकालते हैं ना, 1 liter of gas, so volume in liter divided by 22.4, तो number of moles of gas आ जाएगा, और weight of gas जो होगा वो हो जाएगा वॉल्यूम इन लीटर नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो ये तो मोल्स हो गए थे, मल्टीप्लाई बाय उसका वेट कैलकुलेट कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऐसे लिख लेते हैं, ये अपन को 1 दे रखा है, वॉल्यूम 1 लीटर दे रखा है, ऐसी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वो भी 1 दे रखा है, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल दे रखा है 1 लीटर, द वेट रेशियो ऑफ 1 लीटर ऑफ, अपन ने वेट ऑफ गैस कैलकुलेट कर लिया, अब मैं ऑक्सीजन के वेट को कैलकुलेट करना चाहता हूं। सो वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस क्या होगा, ये तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस हो गए, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना होगा, W विल बी इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 32, ये वेट रेशियो। अपन को देखो ये भी पता चल गया, ये वैल्यू 1 है, अपन को पता है, तो 1 लिख लेते हैं, 1/22.4 into 1 डिवाइड बाय 1/22.4 into 32, ये ऑप्शन का वेट है, और ये रेशियो अपन को कितना गिवन है क्वेश्चन में, 2.22, ये गिवन है, इतने तो गिवन है, वो कह रहा बताओ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस कितना होगा, मतलब ये रेशियो अपन को गिवन है, तो कैंसिल करता हूं, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, मॉलिक्यूलर वेट आ गया 2.22 into 30, लो भाई अपना आंसर, तो मेरे पास 64 + 6 70 के आसपास मेरा आंसर आ जाएगा, तो ये आंसर सही है। मतलब पेशेंस रखना होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्या गिवन है कैसे सॉल्व करें, मैंने आपको बताया नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैसे कैलकुलेट करना होता है, वेट कैसे कैलकुलेट करना होता है, वो अपन चेक करें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है अपना 42, द वेट ऑफ दिस मच मॉलिक्यूल्स, अरे भाई एक बात बता, अगर अपन को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे ना अपन, नंबर ऑफ मोल, मैंने आपसे कहा था कि देखो इस इक्वेशन को ध्यान रखना हमेशा, वेट इन ग्राम्स उसको ना ऊपर लिख के रखा ताकि तुम लोगों को ध्यान रहे, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है, मैंने अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किया जिसमें अपन ने इसको यूज किया, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल एटम के लिए एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एन, और वॉल्यूम इन लीटर्स डिवाइड बाय 22 फॉर गैसेस, ये वही कर रहा था, मुझे वॉल्यूम दे रखा था, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि वॉल्यूम और वेट इन ग्राम की बात हो रही थी, वेट ऑफ गैस इक्वल थे, तो मैंने मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई किया, तो 1 था 22.4 से डिवाइड किया, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई किया, एक गैस का वेट आ गया। अब ऑक्सीजन के लिए किया, तो अपन ने क्या किया, 1 वॉल्यूम था 22.4, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 है, मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन का वेट आ गया, रेशियो लेके बता। अभी भी वो अपन से यही पूछ रहा है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 42 में ना,
अपन को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है और उसने वेट पूछा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है और वेट पूछा है तो लिख देता हूँ ना, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टी इज इक्वल टू दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना गिवन है 10 की पावर 22 डिवाइड बाय 6 into 10 की पावर 22। अपने पास ये कितना आ गया 1/6। मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना है वेट इन ग्राम। सो वेट इन ग्राम विल बी इक्वल टू दैट इज 10 की पावर 22 डिवाइड बाय 6 into 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट। मुझे बस मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है। तो कॉपर सल्फेट और सो कॉपर हो गया 63.5, सल्फेट हो गया 96 और 90 हो गया 5 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये आ गया 9 और ये आ गया 18 + 6 249, 250 बना के अपना आंसर कर। अब 249.5 को उतना थोड़ी है, 250 बनाते हैं अपना आंसर कर दो, सॉल्व कर लेते हैं। लो भाई ये 10 बचा तो 250/60 कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, आंसर आ गया। लो भाई 18 ग्राम 4 ग्राम के आसपास आएगा। सी आंसर मतलब अपन ने काफी सारी चीजें अपन ने ऐसे कर रखी। अब 43 वाला पूछा, अब देखना 43 वाले 43 वाले में अपन से पूछा, अपन क्या करेंगे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेग्स 1 किलोग्राम। इसको कैसे सॉल्व करें। अब घबराना शुरू हो गया यार, ये हाथ पैर कांपने लगे यार, ये कैसे सॉल्व करें। अरे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखेंगे, अपन कहेंगे अच्छा ठीक है यार देखते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेग्स 1 किलोग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 into 10 to the power of 31 kg, 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। मुझे एक इलेक्ट्रॉन का मास केजी में पता है। क्या पूछा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम। ठीक है, इतना केजी मुझे पता है और मुझसे मोल्स पूछे, तो मोल्स और केजी को कोरिलेट करते हैं, राइट। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इतना केजी होता है, तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 9.1 into 10 के पावर minus 31 into Na, इतना केजी हो जाएगा अपने पास। मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अपन चेक करेंगे पूछा क्या है। ये डाटा बताने की अपन को किसी को जरूरत है, अपन को अच्छे से पता है। वो अपन से क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम। भाई इतना किलोग्राम में 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 किलोग्राम में कितना होता है भाई, इतना केजी में 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है और 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 केजी। तो इतना केजी में 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 केजी में कितना मोल इलेक्ट्रॉन, ये तो पूछा उसने। भाई ये डाटा किसी को बताने की जरूरत नहीं थी अपन, ये तो यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी में मेथड क्या है, ये इंफॉर्मेशन है जो डाटा आपने बता रखा है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना तो 1 मोल का मास कितना मुझे पता चलता है। अब क्या पूछा आपने, 1 मोल में इतना मास होता है, इतना केजी मास होता है। आपने पूछा कि 1 केजी में कितना मास होगा, तो अपन ने कहा भाई देख इतना केजी मास होता है 1 मोल, 1 केजी में कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन है, यही तो पूछा आपने। यूनिटरी मेथड से बता दूंगा 1 केजी में कितना मोल्स इलेक्ट्रॉन, मोल्स पता है 1/9.1 into 10 की पावर minus 31 into Na हो गया मेरा। ले भाई मतलब थोड़ा सा अपन को क्या इंफॉर्मेशन पता है, लिख के तो शुरू करते हैं ना, लिख के तो देखते हैं कि अपन को क्या करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गॉट इट ना, मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे अपने पास आंसर जरूर आएगा। अब कैलकुलेशन ही बचा हुआ है, तो भाई इसको 6 into 10 की पावर 23 लिख लो, इसको 31 कर दो ऊपर, तो 9.1 into 6 हो जाएगा। बाकी आप कैलकुलेशन कर लेना, 9.1 into 6 और ये अपन 31 करेंगे तो कैंसिल करेंगे,
तो 31 माइनस 23 8 हो गया, तो 10 की पावर 8 हो गया। 31 और 23 माइनस करना 8 और 20। मतलब मैंने कंफर्मेशन किया कि आप कहीं कोई गड़बड़ ना हो। तो 6 9 जा 54.6 आ गया आपके पास। तो 54.6 को अपन डिवाइड करेंगे तो फिर चेक कर लेंगे कि कितना आना चाहिए। वैसे उसने कैलकुलेशन करके नहीं लिखा आंसर, देखो डी वाला तो उसने बिल्कुल वो मल्टीप्लिकेशन में ही आंसर बना दिया 6.02। तो चलो कैलकुलेशन करें, ठीक है। अब अपन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 46 44 भी है क्या? नहीं, 40 में सिर्फ 46 बचा, ठीक है। 46 में अगर अपन लिखेंगे तो विल राइट दैट 46 में if we consider 1/6 in place of 1/12 of carbon atom is taken in the relative atomic mass unit, the mass of 1 mole of any substance, ठीक है भाई, the mass of 1 mole of any substance। तो वो कह रहा है कि अगर अपन जैसे लिखते हैं, मेरे पास गिवन है कि if we consider this in place of, तो अपन ने कहा था 1 AMU is equal to 1/12 of mass of carbon atom। तो 12 by 6.023 into 10 की पावर 23। तो अपन ने लिखा था 1 AMU, 1 AMU उतना होता है। अब वो कह रहे हैं कि इसकी जगह अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ 1/6 ले लेता हूँ, ले लो 1/6 फॉर कार्बन into 12 divided by 6.023 into 10 की पावर 20। So if we consider 1/6 in place of 1/12 mass of carbon atom is taken as a relative atomic mass unit, the mass of 1 mole of any substance will remain same। चेंज क्यों होता है? वो रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करता है। और रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब होता है अगर किसी सब्सटेंस का रिलेटिव एटॉमिक मास मुझे लिखना है, मान लेते हैं कि अपन रिलेटिव एटॉमिक मास सोडियम का लिख रहे हैं, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, इसको कहते हैं अपन रिलेटिव एटॉमिक मास। तो अपन कहेंगे भाई ये होगा 23 ग्राम और ये होगा 1 ग्राम, ये रिलेटिव। तो एएमयू का कोई रोल होगा, अपन कहेंगे एक एटम के मास में लिख लो आप। एक एटम का मास लिखना है तो क्या करूंगा, फिर लिखूंगा ये हो जाएगा 23 एएमयू और ये हो जाएगा 1 एएम, एक एटम का मास। बट सर यहाँ एएमयू की वैल्यू में डिफरेंस है ना, चेंज हो गया ना, ट्वाइस हो गई ना। हाँ रुक जाओ एएमयू की वैल्यू में डिफरेंस है तो लो डिफरेंस कर दिया, लो कर दिया, ओके देन कैंसिल आउट कर दिया। तो उसने अपन ने लिखा था ना रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट देन द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, देन द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो उस सब्सटेंस के मास में कोई चेंज आया क्या? नहीं, तो कैंसिल हो जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं। यस तो रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब है जिस एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास ऐड करना है तो उसको हाइड्रोजन के मास से डिवाइड करना होता है, क्योंकि वो 1 होता है, उसको कहते हैं अपन रिलेटिव। किसी भी मतलब ऑक्सीजन ले लो आप, तो मैं इसको 16 ले लूंगा, इसको 1 ले लूंगा। आयरन ले लो आप, मैं इसको 56 ले लूंगा, इसको 1 ले लूंगा। दोनों का एटॉमिक मास है तो एक एटम का मास वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो उसमें 1/6 लो या 1/12 लो, हमें क्या फर्क पड़ना है, किसी भी एटम का एटॉमिक मास वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। दैट इज 46। नाउ 46 देन 40 में मुझे लगता है ये सारे हो गए, 30 में भी सारे हो गए, 40 में भी सारे हो गए। 37 39 शायद मैंने नहीं बताया, 37 39 था क्या, बताया नहीं मैंने। 37 39 था क्या, 37 और 39 वो बताया नहीं मैंने, लिखा हुआ था वहां पर, पूछा था।
37 में अपने पास गिवन था दैट इज 1 liter flask are separately filled with H2, helium and ozone. लो भाई, इसमें H2 है, इसमें हीलियम है, इसमें O2 है और इसमें ओजोन। ठीक है, सब 1 liter के फ्लास्क at same temperature and pressure. The ratio of total number of atoms filled these gases 1 liter. 1 liter of this is filled with these gases. The ratio of temperature, pressure same है. The ratio of total number of atoms present in these gases present in the different flask. उसमें क्या? सबका 1 liter है, 1 liter. Temperature, pressure same है, तो 1 divided by 22.4 सबके मोल्स होंगे। तो मॉलिक्यूल्स हो गए, मल्टीप्लाई बाय Na कर दो तो मॉलिक्यूल्स हो गए। सबको Na से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूल्स हो गए। अब एटम की बात करूंगा तो इसमें मुझे एटम के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए एटम हो जाएगा 122.4 into Na into 1 ही रहेगा। इसके लिए एटम हो जाएगा 1/22.4 into Na, तो मॉलिक्यूल्स हो गए, मल्टीप्लाई बाय 2, और ये 1/22.4 into Na एटम्स मॉलिक्यूल्स हो गए, मल्टीप्लाई बाय 3। तो रेशियो बना लो, ये लो रेशियो आ गया। ये तो एटम के रेशियो वही दिख रहे थे आपको, इतना सारा क्यों किया? ताकि आपको पता रहे कि कैलकुलेशन कैसे करना। थर्टी नाइन्थ वाला 16 ग्राम ऑफ आइडियल गैस SO2 occupies 5.6 liter STP. Calculate the value of X. ठीक है, मुझे एक गैस गिवन है, उसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है। So 16 ग्राम ऑफ आइडियल गैस SOX weight in grams divided by molecular weight of gas is equal to volume in liter divided by 22.4, क्योंकि STP लिखा हुआ है। weight in gram मुझे 16 गिवन है, molecular weight मुझे कैलकुलेट करना है। हाँ, m is equal to 1/4 64। तो फिर SO2 का 64 SO2 का मास होता है वैसे ये 64 ग्राम होना चाहिए, तो सल्फर 32 है, ऑक्सीजन 16x is equal to 64, 16x is equal to 32, तो x is equal to 16। इसका मतलब है वो SO2 सर 2 ना। हाँ, x is equal to वो मॉलिक्यूलर मास के लिए 16 है। लो भाई मेरा आंसर आ गया। वो तो वैसे ही दिख रहा था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 is 64, तो x की वैल्यू को कैलकुलेट करके बताया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फिर अपने पास 53 है, तो 53 को चेक कर लेते हैं क्या करना है अपन को। 53 वाले में pressure exerted by a sample of oxygen gas is same in the following condition। तो देख भाई, अपन को ये बताना है कि A, B, C, D में से किस कंडीशन में प्रेशर सेम है, वो बताना है। बता देंगे तो अपन कहेंगे देख भाई, इसमें प्रेशर विल बी इक्वल टू nRT अपॉन, तो n हो गया, चलो सेम मोल्स होगा, सेम सैंपल है तो 1 ले लेते हैं, r का वैल्यू r ही रखते हैं, टेम्परेचर अपन ने इसको 300 करते हैं और डिवाइड कर लेते हैं वॉल्यूम 2 150 आ रहा है। b की बात करते हैं, प्रेशर विल बी इक्वल टू 1 मोल हो गया, r इनटू टेम्परेचर इज 150 डिवाइड बाय वॉल्यूम इज 1, इसमें भी 150 आ रहा है, ये दोनों सेम। c की बात करते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू 1 मोल लेते हैं, r इनटू टेम्परेचर 54 का मतलब हो गया 327 ना, 327 डिवाइडेड बाय 4, ये तो अलग आता है, 327 डिवाइडेड बाय 4। d का मतलब है दैट इज p इज इक्वल टू n, तो 1 हो जाएगा, r और टेम्परेचर मेरे पास 1227 का मतलब हो गया 1500 डिवाइड बाय 10, ये 150 आ रहा है। ये ठीक है, ये अपना तो 53 आ गया। अब अपन 54 की बात, 54 वाले में अपन को गिवन है दैट इज
ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32, है ना। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आ रहा है अपने पास? 32। तो रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा बताओ, बोलो। रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा? 32 एम यू ना। वो यूनिटलेस होगा ना रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिटलेस होगा, इसलिए वो तो बिल्कुल सही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32, कितना आएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, क्या लिखे अपन? ए और बी दोनों सही होंगे, गलत होंगे, क्या होंगे? रिलेटिव एटॉमिक वेट तो 16 होना चाहिए ना। बिल्कुल, ऑक्सीजन मैं में बताया वही है सुन ना। रहा था कि ऑक्सीजन पूछा है उसने, तो उसने लिखा है, क्या लिखा उसने? रिलेटिव रिलेटिव एटॉमिक वेट। एटॉमिक लिखा ना, जबकि 32 क्या होता है उसका? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है उसका, है ना भाई। रिलेटिव एटॉमिक मास तो एटम का मास होना चाहिए ना, तो अपन को 16 लिखना, इसलिए वो गलत हो गया। सेकंड वाला, फर्स्ट वाला करेक्ट है, वो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर वेट तो 32 ही होगा, और लिखा है O2, उसने ऑक्सीजन वर्ड में नहीं लिखा है, तो उसके लिए अपन झगड़ते हैं ना कि ऑक्सीजन का मतलब तो O2 होता है। लेकिन सेकंड पॉइंट में उसने एटॉमिक मास लिखा ना, कि एटम के लिए। नेक्स्ट 59 वाला पूछ लेते हैं, बाकी दोनों तो सर को बताना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरा पढ़ना ही पड़ेगा उनको, है ना, तो अपन कर लेंगे पड़ता। 59 वाले में अपन को लिखना है, a vessel of volume 25 liter contain 20 gram of ideal gas at 300 Kelvin। एक वेसल है जिसका वॉल्यूम 25 लीटर है, इसमें 20 ग्राम आइडियल गैस है, टेम्परेचर मुझे 300 केल्विन गिवन है, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा लेता हूं, तो प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर गिवन है, ठीक है। तो 1 into वॉल्यूम 25 is to नंबर ऑफ मोल्स, so 20 by मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स आ जाएगा मेरे पास, ये 1/12 है और ये 300 है, अपन को पता है ये 25 आता है, और ये 25 कैंसिल होगा, तो mx इज इक्वल टू आ गया अपने पास 10, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 20 ग्राम ऑफ गैस y इज एडेड टू द वेसल, अगर इसमें 20 ग्राम y इज एडेड, keeping the temperature and pressure, keeping the temperature same, ठीक है, वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा। The total pressure is 3 atmosphere, मतलब y का प्रेशर आ गया मेरे पास 2 atmosphere, और 1 atmosphere तो इसका था ना एक्स्ट्रा, तो जो आपने 20 ग्राम ऐड किया उसकी वजह से कितना प्रेशर आएगा? तो 1 यस 1 एटमॉस्फेयर 3 से माइनस करेंगे तो 2 होगा y का प्रेशर। तो PV इज इक्वल टू एनआरटी अगर मैं लगा देता हूं, तो प्रेशर मेरे पास 2 है, ये 25 है, n हो गया W 20 दे रखा है आपने, मॉलिक्यूलर मास my ले लेता हूं 1/12 into 300 कैपिटल, ये तो 25 है, कैंसिल कर लेता हूं, तो my इज इक्वल टू 10 आ गया। अब ये कह रहे हैं कि फिर इसमें 20 ग्राम ऐड करते हैं और Z को, upon further addition of 20 gram of Z, the pressure becomes 7, तो प्रेशर ऑफ Z will be equal to 7, मतलब होगा 3 तो पहले से था, तो 4 एटमॉस्फेयर, ठीक है। एंड ठीक है, तो अपन कहेंगे प्रेशर ऑफ Z will be equal to PV is equal to 20 by mZ 1/12 into T3, ये तो 25 है, वॉल्यूम 25 था और ये 4 था, तो mZ इज इक्वल टू आ गया अपने पास 5, ठीक है।
फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ x 20 आ गया. फाइंड व्हिच इज द लाइटर गैस, जो 5z वाला लाइटेस्ट गैस है और हेवीएस्ट वाला x हो जाए. फाइंड द एवरेज मॉलिक्यूलर. एवरेज मॉलिक्यूलर मास में तीनों को ऐड करो, डिवाइड बाय किसी के मोल्स तो नहीं गिवन है ना अपन को. नहीं भाई, अपन को कैलकुलेट करना होगा. m एवरेज होता है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3. जो x1 होगा ना इधर, मोल फ्रैक्शन ऑफ x है. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ z. अपन को यहां पर nx गिवन है कितना, 20/20. वेट इन ग्राम 20 था, मॉलिक्यूलर मास उसका 20. ny मुझे गिवन है 20/10. nz मुझे गिवन है, वेट इन ग्राम 20 था, मॉलिक्यूलर मास 5. इनके वैल्यू मुझे पता है. x2 होगा ny ले लेते हैं अपन अपॉन nx प्लस ny प्लस n. तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ. ये हो जाएगा 20 मॉलिक्यूलर मास और मोल फ्रैक्शन हो गया nx कितना था, 1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 7. इसको चेक कर लेते हैं. इसका मॉलिक्यूलर मास कितना था, 10 और इसका मोल फ्रैक्शन आएगा n/2/7. इसका मॉलिक्यूलर मास था 5 और इसके मोल्स हो गए 4/7. लो भाई कैलकुलेट करके बता दो. आज इतना ही पढ़ते हैं, यही रुक जाता है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. ओके सर. ठीक है. थैंक यू सर. सर थैंक यू सर. बाय. थैंक यू सर. ओके बेटा बाय. थैंक यू सर. ओके ओके. बाय बाय सर. बाय बाय सर. थैंक यू.